क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें दिया जैसे दोस्तों, जैसा कि गुरुत्व बल बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं। दूसरा नाम है दोस्तों गुरुत्व बल, मतलब विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है दोस्तों, तो उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, इनमें से ढूंढना है कि कौन सही नहीं है। पहला है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल बल है, तो यही आपका जो है दोस्तों, यही आपका गलत है। गुरुत्व बल जो है चारों बलों में से सबसे प्रबल बोल रहा है, यानी कहने मतलब सबसे मजबूत बल है क्या? तो नहीं भैया, ये सबसे मजबूत बल प्रबल बल नहीं है, नहीं है। तो ये क्या है भैया? तो ये इन चारों बलों में से सबसे कमज़ोर बल है। इन चारों बलों में सबसे कमज़ोर बल है, सबसे कमज़ोर बल है भैया। ठीक है, लेकिन इसकी यानी कि क्षणिकता अधिक होती है, लेकिन ये लंबे दूरी तक होता है। लेकिन यह बल जो है भैया लंबे दूरी तक होता है, चलिए लंबे दूरी तक होता है। अगला बोल रहा है कि विद्युत चुंबक सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, तो सही बात है। विद्युत चुंबकीय बल जो है आवेशों के कणों के हिसाब से वर्क करता है, यानी कि आवेशों के कणों पर लगने वाले बल के उपरांत जो बल उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं आपका। इसके बाद है कि दुर्बल नाभिकीय बल, जो कि ये क्या है? तो जैसे ही दुर्बल नाभिकीय बल की उत्पन्न तब जब नाभिक जो है वह विघटन होने वाला होता है, कहने मतलब होता है टूटने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि नाभिक में न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नहीं जब नाभिक टूटने को होता है तो वहाँ पर दुर्बल वर्क होता है। प्रबल डी नंबर है कि प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। क्या कह रहा है? प्रबल नाभिकीय बल जो है परमाणु के केंद्र में जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए हुए रहता है, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों में जो आपस में जो बल लगता है उसे कणों में दोस्तों, तो उसको प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। उसी के हिसाब से जो है नाभिक संलयित होता है, संयोजित होता है। तो चलिए, अगर चारों बलों में जो है सबसे शक्तिशाली बल अगर पूछ दिएगा आपसे कि सबसे शक्तिशाली बल कौन है, तो शक्तिशाली बल हो जाएगा, इन चारों में से सबसे शक्तिशाली बल हो जाएगा आपका जाके प्रबल नाभिकीय बल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सबसे शक्तिशाली बल हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल हो जाएगा, यही आपका प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, और जो है कि दोस्तों इसमें से सबसे दुर्बल बल की अगर बात कर दिया जाए, अगर इसमें से वही आपका जो है दुर्बल बल के बारे में बात कर दें दोस्तों, तो दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे आपका दुर्बल बल हो जाएगा दोस्तों। अगर क्रम बोला जाए सजाने के लिए दोस्तों, तो यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में, तो पहले आ जाएगा आपका जाके पहला आपका हो जाएगा G4 यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा आपका जाके दुर्बल, इसके बाद हो जाएगा आपका जाके इसके बाद हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई ले लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय बल।
इसके बाद बड़ा हो जाएगा दोस्तों दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा। नाभिकीय न्यूक्लियस मतलब N मतलब हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्त दुर्बल। इसके बाद हो जाएगा आपका जाके सबसे लास्ट में हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल प्रबल नाभिकीय बल। तो चलते हैं दोस्तों अगला। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम तांडव आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। दोस्तों साइंस की अगली कड़ी में आज हम लोग यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स चैप्टर की क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर भी देते रहेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। तो सर आइजैक न्यूटन ने। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है दोस्तों, यानी कि दो वस्तुओं के बीच जो लगता है बल दोस्तों और दोनों के बीच में जो आर होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का हम बोल सकते हैं दोस्तों कि F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो हम आगे और परिचर्चा करते हैं दोस्तों। ये हुआ गुरुत्वाकर्षण। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक पिंड यहाँ है M1 और एक पिंड यहाँ है M2, दोनों के बीच में जो है दोस्तों दूरी r है। तो यही होता है दोस्तों, ये दोनों पिंडों के बीच आपस में लगने वाला जो बल होता है दोस्तों, उसी को कहते हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोस्तों ये होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब इसमें कुछ डिस्कशन दिया है, पढ़ देते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण ने सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ F बल M पहला पिंड, M2 दूसरा पिंड और दोनों पिंड, और जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ये अभी हम लोगों ने आपको चर्चा करके बताया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आप क्या दिया है, कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडल श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। सौर वायु ऊपर की ओर चलने लगती है। वायुमंडलीय दबाव कम होता है। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर गुरुत्व नहीं पाया जाता है। आंसर इसका ये होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद इसी का कुछ डिस्कशन दिया है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे यानी खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतरिक्ष यान जो कि चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा कि वह पिंड जो है अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से घूमेगा। ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो जो आदमी जिस गति से मतलब वहाँ पर चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए अंतरिक्ष यान यानी अर्थात आदमी वहाँ पर तो वो भी एक तरह से पिंड ही है दोस्तों। यही कारण है कि आदमी एक पिंड बराबर वो वस्तु जो है उसके हाथ में वो भी एक पिंड है। तो दोस्तों वो भी उसी एक से चक्कर लगाएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर सी हो गया। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव से शेफ अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से चक्कर लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अभी हम आपको समझाएं। चलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग से पतली हो जाती है। वह बड़े तल को आच्छादित करती है। आगे देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में दोस्तों। आच्छादित करती है उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्न स्थिति में होता है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर की ओर रहती है। तो यही आंसर डी होगा
डी होगा दोस्तों इसका कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली लाइन जो है वह अंदर की तरफ रहती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें है क्या कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक का गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक के पीसा के मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है दोस्तों, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। यानी उसका कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर केंद्र जो है दोस्तों उसके तल के अंदर रहता है, इसी यही कारण है कि वो अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र जो है वह केंद्र से बाहर हो जाएगी, जिससे रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर जाएगी। अनुसंधानकर्ताओं के हिसाब से दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं क्या है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो कि उसके स्थान पर दुगुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल को पड़ता है वह होगा क्या होगा, अब जितना है उतना होगा, अब जितना है उसका 4 गुना होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, अब जितना है उसका आधा भाग होगा, अब जितना है उसका क्या होगा दोस्तों चौथा, अब जितना है उसका कितना होगा दोस्तों उसका चौथा भाग होगा। सी नंबर होगा आंसर दोस्तों। चलिए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में क्या दिया है। कह रहा है कि माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है तो न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जान ही रहे हैं आप ये सब फार्मूला दोस्तों, ठीक है। F1 बराबर G/m1 m2 बाय r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। m1 सूर्य का द्रव्यमान, m2 हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया दोस्तों। यानी कि चलिए आगे देखते हैं। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा जहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाली दुगुनी करेंगे तो उसको दुगुनी, चलिए दुगुनी, तो इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कीजिए ना कि जैसे कि मान लीजिए आप जो है क्वेश्चन ये है ना कि उसके बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाता है। देखिए पहले F बराबर आप क्या जानते हैं, F इक्वल टू आप जानते हैं G/m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब क्या कह रहा है इसकी दूरी दुगुनी कर दिया जा रहा है तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, G तो कांस्टेंट रहेगा, m1 m2 वही रहेगा, r जो है ये 2r हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2r हो जाएगा तो अगला स्टेप F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला स्टेप F बराबर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा G/m1 m2 बाय 2, तो 2 दूना इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर था यानी 2r था यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसी को तोड़िए तो F बराबर हो जाएगा दोस्तों G/m1 m2 डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर गुना 1/4। तो देखिए दोस्तों यानी ये पहले वाला फार्मूला है, इतना फार्मूला है जो दोस्तों ये फार्मूला जो है दोस्तों इतना फार्मूला पहले वाला है दोस्तों। तो ये इसका कितना है, ये दोस्तों ये इसका कितना है 1/4 है दोस्तों, देख लीजिए ये चौथाई है 1/4, इसलिए 1/4 गुना होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा 1/4 गुना होगा। चलिए समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं अगला आगे क्या दिया है। हर क्वेश्चन का डिस्कशन इसी तरह से मिलेगा दोस्तों आपको। चलिए क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या होगा दोस्तों अपरिवर्तित होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अपरिवर्तित होगा, ठीक है अपरिवर्तित होगा। चलिए क्या कह रहा है आदर्श, यानी कि जैसे ही ये बोला जा रहा है तो वहाँ पर
निर्वात की स्थिति लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। आदर्श परिस्थिति में वायु का प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर आएगा? तो सभी 7 पहुँचेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी 7 पहुँचेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श परिस्थिति में वायु का प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर जो है समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को, क्या कह रहा है? हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पहले कौन पहुंचेगा? तो पहले पहुंचेगा दोस्तों, क्या पड़ रहा है? पृथ्वी पर दोनों एक समय पर पहुंचेगी। हवा में है, देखिए, एक पहले गिरेगी, एक बाद में, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल के बाद गिरेगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, लोहे की गेंद जो है एक तरह से पहले इसीलिए गिर जाएगा क्योंकि लकड़ी जो दोस्तों थोड़ा एरिया में ज़्यादा होता है और लोहा थोड़ा कम होता है। यही कारण है कि लोहा थोड़ा पहले गिर जाता है। देखते हैं इसमें क्या डिस्कशन लिखा है दोस्तों। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी समान भार, समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। वहीं अगर बात करें हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद क्या होगी? तथा लकड़ी की गेंद जो है बाद में पहुंचेगी, ठीक है। लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 2 गेंद ए तथा बी, एक ए जो है 10 kg है, बी 1 kg है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए पहले भूमि पर पहुंचेगी, बी पहले भूमि पर पहुंचेगी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी, उपयुक्त में से कोई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों एक साथ भूमि पर पहुंचेगी। आगे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या दिया है इसका डिस्कशन दोस्तों? इसका डिस्कशन क्या है देखिए देखते हैं दोस्तों। दोनों गेंद ए तथा बी पर एक साथ पहुंचेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों गेंद की समान ऊंचाई 20 मीटर है और h बराबर 20 मीटर है। u प्रारंभिक वेग बराबर 0 होता है और इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, v बराबर u² + 2gh। 2gh, h ऊंचाई है दोस्तों जहाँ गुरुत्वीय त्वरण है और u प्रारंभिक है, b अंतिम वेग है, तो u प्रारंभिक वेग 0 हो गया यहाँ पर, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2gh, तो v बराबर √gh हो जाएगा। हाँ, 2gh हो जाएगा। दोनों गेंदें जो है, दोनों गेंदें क्या कहा जा रहा है? दोनों गेंदें के लिए जो है ऊंचाई h बराबर 20 मीटर समान है दोस्तों। h बराबर 20 मीटर जो है समान है, अतः v बराबर √2gh हो गया। 2√2gh हो गया। गेंदों के, यानी कहने का मतलब है कि ऊंचाई से गिराने पर गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, अतः दोनों का वेग समान होगा। दोनों गेंदों का समान वेग से एक साथ भूमि पर नीचे गिरेगी। तो दोस्तों एग्जाम तांडव में देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चर्चा कर रहा है दोस्तों? कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन जो है पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, 1/6 रहता है। कारण इसका दिया है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन क्या दोस्तों दिया है दोस्तों। इसमें क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6वां भाग है। इसीलिए चंद्रमा पर जो है व्यक्ति का भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6वां भाग होता है। पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग होगा, इस कथन का सही होगा। किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी तल पर
यानी कि किसी पिंड का भार है और रहेगा मतलब होगा। ए ऑप्शन है दोस्तों, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर अधिक होगा, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। यानी किसी भी पिंड का जो है मान, वह जब ध्रुव पर आप जाइएगा तो वहाँ पर उसका पिंड का भार जो है यानी डब्लू जो है वह अधिक होगा। पृथ्वी का भार जो है विषुवत रेखा पर है दोस्तों वह कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो है भार का मान जो है वह दोस्तों वह शून्य हो जाता है। देखते हैं इसमें डिस्कशन क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। इसका आंसर देखते हैं कि क्या दिया है दोस्तों, चर्चा करते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। 13 हो गया, अब देखते हैं 14 में क्या दिया हुआ है दोस्तों। 14 में कह रहा है मानव शरीर का भार होता है, ध्रुवों पर जो है बोल रहा है अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर जब सब जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। हाँ तो दोस्तों देखिए 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो अभी इसका डिस्कशन हम लोग किए हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण जो है किसमें सही समर्पित है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ये ग्राफ को दर्शाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, इसमें क्या डिस्कशन दिया है जरा देख लेते हैं दोस्तों। विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S बराबर हाफ GT² समीकरण उपयुक्त है, जो कि पाराबोला का समीकरण है। अतः विकल्प ए जो है रेखा चित्र सही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या कहा गया है। अगला कहा गया है कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर आनत तल से नीचे की ओर फिसलता है, तो आधास्थल तक पिंड में पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका जाके 1/sin थीटा √2h/g हो जाएगा, 2h/g हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों। इसका कुछ डिस्कशन दिया हुआ है कि कण चिकने आनत समतल पर जो है आता है वह g के बजाय g sin थीटा के अंतर्गत गति करेगा, तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है। अतः प्रारंभिक वेग u बराबर 0, गति का समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ GT² हो जाएगा दोस्तों। l बराबर हाफ g sin थीटा t2 हो जाएगा 2l। तो ये डिस्कशन हुआ दोस्तों। t बराबर आप फाइनली ले लेंगे इसको l 1/sin थीटा √2h/g हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों v² बराबर u² प्लस v² बराबर u² प्लस 2gh। इससे भी आप बना सकते हैं दोस्तों, है ना, या v बराबर u प्लस 280, v बराबर u प्लस 280 से भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी u का मान 0 रख देंगे और जो है a का मान 9.8 दिया है दोस्तों, t दिया है आपका 3 सेकेंड, तो v बराबर u प्लस 80 से भी बना सकते हैं आप। इसका डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। चलिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पर जो है g का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2% से बढ़ जाएगा। फिर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों, 2% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2% से ये बढ़ जाएगा। कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, और त्रिज्या 1% से कम हो, यानी कि रेडियस को कम कर रहे हैं, तब पृथ्वी के तल के g का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2% से बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रदर्शित परिवर्तन बराबर dg/g गुना 100 बराबर हो जाएगा 2dr/r गुना 100%। जब m नियत रहता है तो 2 गुना 1 बराबर परसेंट बराबर 2% वृद्धि हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा तो ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, इसमें से विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो फिर 909.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। एक वस्तु है जिसका पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है 100 kg है। गुरुत्व जनित त्वरण GE का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अगर इसको चंद्रमा के गुरुत्व जनित GE 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा द्रव्यमान, तो इसका वही रहेगा दोस्तों, क्योंकि द्रव्यमान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगर इसका बोलता दोस्तों कि इसका भार क्या होगा, तब 100 का तब हो जाएगा, होता दोस्तों जो भी भार रहता है उसका 1/6वां भाग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चल, भारहीनता होती है, क्या होती है, तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। भारहीनता में क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। देखते हैं डिस्कशन क्या दिया है दोस्तों। क्या है कि भारहीनता वह स्थिति होती है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर होता है m g1 इंटू g2 बराबर हो जाएगा m g1 प्लस माइनस g1 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रेडियम का खोज किसने किया है दोस्तों, मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज किसने किया है, मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज जो है हो जाएगा दोस्तों आपका, रेडियम का खोज हो जाएगा आपका जाके मैडम क्यूरी हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया है दोस्तों, तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा दोस्तों। एक्सरे का खोज किसने हो जाएगा दोस्तों, W केरोन्टजन। चेचक का टीका का हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड जेनर, चेचक के टीका। इसके देखते हैं सर डिस्कशन क्या है दोस्तों। रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों ने मिलकर 1898 ईस्वी में की थी दोस्तों। वही पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वर्ष 1928 में किया था दोस्तों। एक्सरे किरणों की खोज जो है 1895 ईस्वी में जो है विल्हेम के रोंटजन ने की थी दोस्तों। वही एडवर्ड जेनर ने 1976 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है और इस रोज़ गति से हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अनुभव इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका जाके B नंबर। इसमें चर्चा करते हैं क्योंकि यह अपने वेग में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। चलिए आगे इसी बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम जो है पृथ्वी के घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में जो है पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, हमारी गति जो है शून्य होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा दोस्तों, तो ये क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका A नंबर हो जाएगा दोस्तों। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही होगा। फिर से सुनिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा, परिणाम क्या सही होगा दोस्तों, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा तथा वस्तु का द्रव्यमान जो है दोस्तों वही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या दिया है इसका डिस्कशन देख लीजिए। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला वस्तु गुरुत्वाकर्षण के बल अचानक लुप्त हो जाए तो भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही होगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता, इसका कारण क्या है दोस्तों, पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है क्या है दोस्तों। A नंबर है, उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है।
चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसकी गति के लिए आवश्यक जो है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है इसीलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है मतलब यह है कि दोस्तों पृथ्वी जो है जिस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है एक तरह से अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक उसी तरह से उसके जो चारों ओर जो अन्य पिंड घूमते हैं दोस्तों, तो एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी एक तरह से आकर्षण बल के वजह से घूमते हैं और एक निश्चित त्वरण प्रदान करते हैं तथा पृथ्वी जो है उस पिंड पर यानी कहने का मतलब उस उपग्रह पर जो है यानी कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक बल लगता है दोस्तों, और एक परोक्ष बल लगता है, जिसके कारण से जो है पृथ्वी पर वह उपग्रह जो है नहीं गिरता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग किया जा सकता है, तो वह किस रूल से किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा किसी भी कृत्रिम उपग्रह को जो है पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों तो इसका रीज़न ये है कि दोस्तों कि जो है ट्रांसमीटर या रिसीवर के द्वारा, ट्रांसमीटर या तो फिर रिसीवर के द्वारा जो है किसी भी उपग्रह को जो है हम डॉपलर, वो जो कि है डॉपलर, वह यंत्र जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है, उसी से हम जो है कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, ट्रैक कर सकते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पहला ऑप्शन। दूसरा है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो हम गुरुत्वाकर्षण का रूल देखते थे दोस्तों कि दो पिंडों के बीच में लगता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि एक उपग्रह जो है अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है, मतलब वो किसके इर्द गिर्द गति करता है उपग्रह? तो पृथ्वी के इर्द गिर्द करता है। तो यह अपकेंद्रीय बल डैश के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो यह अपकेंद्रीय बल जो है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण है। किसके द्वारा दोस्तों? पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वह उपग्रह पर लगता है दोस्तों। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, तो वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण, केंद्राभिमुख बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी के कारण, उपयुक्त मतलब कोई अन्य बल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्राभिमुख बल के कारण। इसके डिस्कशन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल यानी अभिकेंद्र बल के कारण जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है दोस्तों। तो देखिए अगर हम जो है मान लीजिए इसको हम अर्थ मान लें, ये अर्थ है दोस्तों हमारा, इसके पाथ के चारों ओर जो है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई उपग्रह गमन करता है, तो देखिए तो इस उपग्रह के लिए है जो दोस्तों, इस उपग्रह के लिए केंद्र जो कौन हो जाता है? पृथ्वी का केंद्र। इस उपग्रह के लिए जो पृथ्वी का जो जहाँ सेंटर है दोस्तों वो हो जाता है। तो वही कहा गया है कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लगाता है? उपग्रह पर लगाता है, जिसके कारण उसको एक निश्चित त्वरण, एक निश्चित कहने मतलब जो है वेलोसिटी प्राप्त होती है, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, हम लोग पहले चर्चा करते हैं। एक निश्चित वेग प्राप्त होता है जिसके कारण वह अपनी कक्षा में घूमता है और वह पृथ्वी पर नहीं गिर पाता है। तो अगर इस उपग्रह का अगर हम ये तुलना करें पृथ्वी के केंद्र से,
तो ये उपग्रह यानी कि इस उपग्रह का जो है केंद्र जो है दोस्तों अर्थ है, यानी अर्थ जो है इस पर बल लगाता है। कहने का मतलब यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल। यानी कि वस्तु का केंद्र, यानी वस्तु मतलब बोले पिंड, पिंड बोले तो उपग्रह, उपग्रह बोले तो उपग्रह का केंद्र क्या है दोस्तों, तो ये अर्थ का केंद्र है, अर्थ का केंद्र माना जाएगा। इसीलिए क्योंकि यह जो है इस पर यानी कि पृथ्वी जो है इस पर एक बल लगाती है, यही कारण है कि अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगा